Few again, I am coming back to my channel Lasit Government Tool Guru. Today I will discuss first MCQ 1 related to the Unified Pension Scheme. In this part I will discuss 22 MCQs with proper explanation. You see, you can get idea already. I uploaded two videos related to the Unified Pension Scheme. I think that if you go through the video you can get complete information. So it is very useful for different exams of the central government. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. Definitely the session would be interesting one. Till end you listen my video, you get complete information. And the 22 MCQs I framed according to the latest pattern, what type of questions are coming nowadays. So my friends, please follow my Facebook page Asit Government Tool Guru, so that you can get systematically the video links. Right, please follow my Facebook page. Next one, my WhatsApp number, it is 8327782034. If any queries there, you can contact with me. You can also join my Telegram channel. Link is there, t.me/BAPI2034. Also you can join my Telegram channel so that you can get notification for my upcoming videos. Now I am going to start 22 MCQs related to the Unified Pension Scheme. First question, you see, it is given the rate of full assured payout will be dash of 12 monthly average basic pay immediately prior to superannuation after qualifying service of 25 years or more. It is given. Unified Pension Scheme, you know, full assured पे, राइट? तो उसको थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ. फुल अस्योर्ड पे इट मीन्स फुल पेंशन आपको मिलेगा आफ्टर 25 इयर्स क्वालिफाइंग सर्विस. ठीक है, आफ्टर 25 इयर्स क्वालिफाइंग सर्विस. ठीक है, तो इस केस में आपका जो पेंशन फिक्स होगा, इट इज 50% ऑफ 12 months एवरेज बेसिक पे. जस्ट प्रायर टू द सुपरएनुएशन 12 months का बेसिक पे का एवरेज हम निकाल देंगे. ठीक है, और 12 months एवरेज बेसिक पे का 50% पेंशन जो अस्योर्ड पे आउट, इसको बोलते हैं अस्योर्ड पे आउट, राइट? इट मीन्स आपको फुल पेंशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं. मगर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में इसको कहा गया है कि फुल अस्योर्ड पे आउट. तो 50%, 25 इयर्स एंड मोर. सपोज आप बोलेंगे 26, 27, 28 इयर्स आपका क्वालिफाइंग सर्विस है, वही 50%, मैक्सिमम 50%. और मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 25 इयर्स. 20 आपका क्वालिफाइंग सर्विस लेस देन 25 इयर्स है तो प्रोपोर्शनेट पे आपको मिलेगा. आगे में एग्जाम्पल है, ठीक है, मैं डिस्कस करूंगा. तो आपको याद रखना है, मिनिमम 25 इयर्स क्वालिफाइंग सर्विस तो आपको फुल अस्योर्ड पे मिलेगा, जो जस्ट प्रायर प्रेसिडिंग ऑफ द सुपरएनुएशन 12 months एवरेज बेसिक पे, राइट, उसका 50%. तो यहाँ पर जो आंसर है बीट सी है. ठीक है, इसमें थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर देता हूं कि ओल्ड पेंशन में क्या था. ओल्ड पेंशन में यदि आपका प्रायर टू द सुपरएनुएशन आप सपोज कुछ आपका सर्विस में कुछ क्वालिफाइंग सर्विस ऐड नहीं हुआ, जैसे अनऑथराइज एब्सेंस हो गए आप, तो इस केस में हम 12 months एवरेज बेसिक पे निकालते थे ओल्ड पेंशन में. अदरवाइज जस्ट बिफोर सुपरएनुएशन यदि आपका पूरा क्वालिफाइंग सर्विस है तो उसमें जो सुपरएनुएशन टाइम में जो आपका लास्ट बेसिक पे है उसका 50% पेंशन फिक्स हो रहा है ओल्ड पेंशन केस में. मगर जो यूपीएस में ये बोल दिया कि कंपल्सरी मैंडेटोरीली जस्ट प्रायर टू द सुपरएनुएशन 12 months एवरेज बेसिक पे
और यदि मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स और मोर हो रहा है तो आपका 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे का 50% आपको पेंशन मिलेगा। वही है फुल अस्योर्ड पे आउट। तो उसको पेंशन नहीं, फुल अस्योर्ड पे आउट उसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, यदि आपका क्वालिफाइंग सर्विस जैसे 24 ईयर्स, 23 ईयर्स, 22 ईयर्स है तो वो 50% से कम हो जाएगा, प्रोपोर्शनेट पे मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 3 स्टेटमेंट्स गिवन, हमको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। ठीक है, स्टेटमेंट 1, फुल अस्योर्ड पे आउट इज पेबल आफ्टर ए मिनिमम 25 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, ये करेक्ट है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ये क्लियरली मेंशन किया गया है, आपका मिनिमम 25 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस है तो फुल अस्योर्ड पे आउट मिलेगा। फुल अस्योर्ड पे आउट मीन्स 50% ऑफ 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे। ठीक है, और ये फिक्स होगा आपका पे आउट जो पेंशन है, प्लस उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इन केस ऑफ लेसर क्वालिफाइंग सर्विस प्रोपोर्शनेट पे आउट वुड बी एडमिसिबल, ये ठीक है, प्रोपोर्शनेट पे आउट वुड बी एडमिसिबल। आगे में कंप्यूटेशन एक एग्जांपल है कि न्यूमेरिकल है, आप देख लेंगे। ठीक है, ये भी करेक्ट है। सपोज आपका क्वालिफाइंग सर्विस 24 ईयर्स है कि 23 ईयर्स की 22 ईयर्स है, मैंने लेस देन 25 ईयर्स, तो आपको प्रोपोर्शनेट पे आउट मिलेगा। इट मीन्स लेस देन 50% मिलेगा। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है मिनिमम गारंटेड पे आउट of rupees 10,000 per month shall be assured in case superannuation in after 10 years or more of qualifying service। आपको याद है मैं बोला था कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आपका मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 10 ईयर्स होना चाहिए। आपका क्वालिफाइंग सर्विस 10 ईयर से कम होगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए एलिजिबल के लिए आपका एनपीएस है, आप ऑप्शन चूज करोगे आइदर एनपीएस और यूपीएस, और आपका मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 10 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, 10 ईयर्स से कम है, आप यूपीएस इट मींस चूज किया है मगर आपका क्वालिफाइंग सर्विस लेस देन 10 ईयर्स होगा, आप यूपीएस के लिए एलिजिबल नहीं हो। और आपको मिनिमम जो पेंशन होगा 10,000, मिनिमम पेंशन मींस 10,000 और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ, उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ। अभी क्लियर अंडरस्टूड, डियरनेस रिलीफ इक्वल टू डीए, डियरनेस रिलीफ डियरनेस अलाउंस वो इक्विवेलेंट होगा। तो आपका जो मिनिमम पेंशन फिक्स होगा, जो मिनिमम अस्योर्ड पे आउट होगा वो 10,000 उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ, इससे कम नहीं होगा। हाँ, इससे कम कब होगा, यदि आप विथड्रॉल, पार्शियल विथड्रॉल कर दिया। ठीक है, आपका जो इंडिविजुअल कर्पस है, आपका 10% शेयर है, गवर्नमेंट का 10% है, तो इंडिविजुअल पर्पस से आप पार्शियल विथड्रॉल किया कि सपोज आप कुछ मिसिंग क्रेडिट से आपका क्रेडिट रेगुलरली नहीं हुआ, आपका कंट्रीब्यूशन रेगुलरली क्रेडिट नहीं हुआ, उस केस में आपका जो पेंशन फिक्स होगा वो लेस देन 10,000 होगा और उस केस में होगा। मगर अदरवाइज यदि आपका कंट्रीब्यूशन आप रेगुलरली पे कर रहे हो और आप कुछ पार्शियल विथड्रॉल नहीं किया तो मिनिमम जो पेंशन फिक्स होगा 10,000 और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ। इट मीन्स ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, फुल अस्योर्ड पे आउट मिलेगा, मिनिमम 25 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। यदि आपका क्वालिफाइंग सर्विस लेस देन 25 ईयर्स है तो आपको प्रोपोर्शनेट अस्योर्ड पे आउट मिलेगा। और जो थर्ड स्टेटमेंट है, मिनिमम जो अस्योर्ड पे आउट होगा वो 10,000 होगा, उससे कम नहीं होगा। ठीक है, और आपका यूपीएस में मेन चीज यही कहा गया है कि आपका मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 10 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 10,000 से कब पेंशन कम होगा, यदि आप पार्शियल विथड्रॉल कर दिया, कि आप जो कंट्रीब्यूट किया टाइमली कंट्रीब्यूट नहीं हुआ, कि कुछ मिसिंग हो गया, ओके, आपका कंट्रीब्यूशन, इस केस में आपका जो पे आउट फिक्स होगा वो लेस देन 10,000 होगा और उसके ऊपर आपको डियरनेस रिलीफ मिलेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 को चलेंगे। हु रिलीज द गवर्नमेंट गेजेट ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप देखिए अभी जनवरी 24 2025 में गवर्नमेंट गेजेट नोटिफिकेशन रिलीज किया रिलेटेड टू द यूनिफाइड पेंशन स्कीम। उसमें फर्स्ट सेंटेंस यही है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा मिनिस्ट्री एक्चुअली यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक्चुअली डिक्लेयर्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री, तो इट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, मगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, तो यहां पर वही दिया, हु रिलीज द गवर्नमेंट गेजेट ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑल आर द डिपार्टमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो कॉमन मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का व्हिच डिपार्टमेंट एक्चुअली रिलीज्ड द गेजेट नोटिफिकेशन ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें दो चीज आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री क्वेश्चन आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का व्हिच डिपार्टमेंट आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इन केस ऑफ वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट आफ्टर हाउ मेनी years of qualifying service an employee eligible for the benefits of UPS। यदि आप वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट लेते हो जस्ट बिफोर सुपर अन्वेषण, सपोज फॉर एग्जाम्पल देता हूं, आपका सुपर अन्वेषण है 31 जुलाई 2029, ये आपका सुपर अन्वेषण डेट है, मगर आप वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट ले लिया आप 30 जून 2027। ठीक है, इसमें आप वॉल्यूंटरी VR ले लिया, वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट ले लिया, ये एक्चुअली आपका सुपर अन्वेषण डेट है, इसमें मेंशन कर दिया ये सुपर अन्वेषण डेट है, SD लिख दिया। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आपका वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट ले रहे हो तो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स होना चाहिए। सपोज आपका NPS था, आप UPS चूज किया, तो आप वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट लेना चाहते हो, तो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स नहीं होगा, आप VR ले लिए तो आपको UPS का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप वही NPS का बेनिफिट मिलेगा, UPS का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, तो आपको क्लैरिफाई कर दिया बेसिकली वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट केस में मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस कितना होना चाहिए, 25 ईयर्स। मगर यहां पे और एक क्वेश्चन आता है कि कब से आपको, सपोज आप वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट ले लिया, आपका मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स है, तो इस केस में UPS के लिए आप एलिजिबल हो, मगर आपको कब से बेनिफिट मिलेगा, कब से आपको अस्योर्ड पे आउट मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में आपको जो अस्योर्ड पे आउट मिलेगा, इट मींस जो पेंशन मिलेगा वो सुपर अन्वेषण डेट से ही मिलेगा। ठीक है कि नहीं, सुपर अन्वेषण डेट से मिलेगा। कभी आप 30 जून 2027 में VR ले लिए, वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट ले लिए, मगर आपका सुपर अन्वेषण डेट 31 जुलाई 2029 है, आपका मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स हो चुका है, आप VRS ले लिया, आपका मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स हो चुका है, आप UPS के लिए एलिजिबल हो, मगर आपको जो बेनिफिट मिलेगा, जो पेंशन मिलेगा, फ्रॉम द डेट ऑफ वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट ना फ्रॉम द डेट ऑफ सुपर अन्वेषण, फ्रॉम द डेट ऑफ सुपर अन्वेषण, इसको याद रखिए। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ सुपर अन्वेषण। ठीक है, तो यहां पर जो क्वेश्चन था ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मगर उसमें और एक आपको बताया, कभी भी जब वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट ले रहे हो आफ्टर क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 25 ईयर्स, आपको फ्रॉम द डेट ऑफ वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट आपको अस्योर्ड पे आउट नहीं मिलेगा, एक्चुअली आपको फ्रॉम द डेट ऑफ सुपर अन्वेषण आपको अस्योर्ड पे आउट मिलेगा, पेंशन मिलेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 को चलते हैं। अस्योर्ड पे आउट शैल नॉट बी अवेलेबल अंडर UPS इन केस ऑफ, अच्छा किस केस में अस्योर्ड पे आउट अंडर UPS आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन दिया है देखिए, रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट अंडर FR 56J, डिसमिसल, रिमूवल, वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट बिफोर 25 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस। देखिए आपको अस्योर्ड पे आउट नहीं मिलेगा, आप UPS चूज किया है, आपका NPS था,
आप यूपीएस ऑप्शन चूज किया है मगर आप रिजाइन दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया, तो रेजिग्नेशन केस में आपको अश्योर्ड पे आउट नहीं मिलेगा। ठीक है। रिटायरमेंट अंडर FR56J, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैं मेरा प्रीवियस वीडियो में बोला था कि जो FR56J में गवर्नमेंट एक्चुअली रिटायर द एम्प्लॉय, गवर्नमेंट गिव नोटिस 3 months नोटिस एंड रिटायर द एम्प्लॉय। ठीक है। तो इसके ऊपर मेरा वीडियो है। यदि गवर्नमेंट आपको 3 months नोटिस देगा, ओके, आपको रिटायर कर देगा, और अदरवाइज क्या होगा, गवर्नमेंट 3 months का पे आपको दे देगा। ठीक है, और आपको रिटायर कर देगा। तो जो जॉब में बेसिकली दोज एम्प्लॉइज दे ज्वाइन द जॉब बिफोर 35 years, जब उनको 35 years नहीं हुआ था, वो जॉब ज्वाइन किए थे, तो उनका रिव्यू 50 years से हो जाएगा। रिव्यू 50 years होगा। यदि आपका परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट ठीक नहीं है, गवर्नमेंट सोचा कि आपका अपार ठीक नहीं है, और आपको गवर्नमेंट रिटायरमेंट दे सकता है। इधर आपको 3 months नोटिस देगा, अदरवाइज डायरेक्टली 3 months पे दे देगा और आपको रिटायर कर देगा। और यदि आप गवर्नमेंट जब ज्वाइन किया आफ्टर 35 years, तो आपका जो रिव्यू हो जाएगा वो 55 years के बाद गवर्नमेंट आपको रिटायर दे सकता है। ठीक है। मगर इस केस में मजा बात है, आपको FR56J में यदि आपको गवर्नमेंट रिटायरमेंट दे देता है, तो फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट आपको यूपीएस का बेनिफिट मिलेगा। इसमें फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट याद रखना है, फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, आपको अश्योर्ड पे आउट मिलेगा, पेंशन मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिसमिसल आपको मेजर पेनल्टी लगा, आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा था, मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग, जिसमें आपको डिसमिस कर दिया गया जॉब से, कि रिमूव कर दिया गया। ये सब केस में आपको यूपीएस आप चूज किया है मगर आपको यूपीएस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और एक है, ये तो FR56J में गवर्नमेंट रिटायर कर देता है, वॉल्यूंटरीली भी आप रिटायरमेंट ले सकते हो, मगर उसमें मैं बोला था अभी कि वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट केस में आपका मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 25 years होना चाहिए, और यहां पर दे दिया वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट बिफोर 25 years क्वालिफाइंग सर्विस, सो इसमें भी यूपीएस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए, तो यहां पर जो आंसर है वो ऑप्शन 1, 3, 4, 5, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। मगर जो सेकेंड वन है, रिटायरमेंट अंडर FR56J, तो वहां पर आपका मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 10 years हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, और आपको गवर्नमेंट रिटायरमेंट दे देता है। तो इस केस में फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट आपको अश्योर्ड पे आउट मिलेगा। ठीक है। मगर अदर केस में रेजिग्नेशन, डिसमिसल, रिमूवल, कि आप वॉल्यूंटरीली रिटायर्ड लेना चाहते हो और आपका क्वालिफाइंग सर्विस 25 years नहीं है, तो इस केस में आपको यूपीएस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, कि अश्योर्ड पे आउट जो पेंशन है आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में, इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पे आउट होल्डर आफ्टर सुपरएनुएशन, फैमिली पे आउट डैश ऑफ द पे आउट एडमिसिबल टू द पे आउट होल्डर इमीडिएटली बिफोर हिज डिमाइस विल बी अश्योर्ड टू द लीगली वेडेड स्पाउस। इसमें भी मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। सपोज आपका पेंशन फिक्स हुआ है कि ये है अश्योर्ड पे आउट जो है 80,000 है, और उसके ऊपर डीआर मिल रहा है आफ्टर सुपरएनुएशन, ये फिक्स हुआ है। ओके, ये है आपका पेंशन फिक्स हुआ है और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ मिल रहा है। यदि ये आफ्टर सुपरएनुएशन, क्लियर, आपका डेथ हो जाता है, तो आपका वाइफ को कितना मिलेगा? आपका वाइफ को 60% ऑफ 80,000। ठीक है, राइट। तो इट मींस कितना हो जाएगा ना, 48,000, और उसके ऊपर डीआर मिलेगा, डियरनेस रिलीफ मिलेगा। ठीक है, ये आपका लीगली वेडेड, ओके, लीगली जो है लीगल वाइफ को मिलेगा। ठीक है, आपका वाइफ को मिलेगा 48,000 प्लस डीआर, मेरा एग्जांपल में तो 60%। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो आफ्टर सुपरएनुएशन यदि आपका डेथ हो जाता है, तो आपका वाइफ को जो अश्योर्ड पे आउट मिलेगा वो 60% होगा। मैं एक एग्जांपल दिया, जैसे आपका पेंशन अभी फिक्स हुआ है 80,000, उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ है, आपका डेथ हो जाता है, तो आपका वाइफ को 60% उसका मिलेगा। 80,000 जो अश्योर्ड पे आउट फिक्स हुआ है
उसका 60% और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, a lump sum payment under UPS will be allowed on superannuation dash of monthly emoluments basic pay plus dearness allowance for every completed 6 months of qualifying service। इसमें अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने डिक्लेयर किया है आपको लॉमसम एक अमाउंट मिलेगा। ओके, जस्ट आफ्टर सुपरएनुएशन एक लॉमसम पेमेंट मिलेगा और बाकी आपको जो है अस्योर्ड पे आउट मिलेगा, वो एज यूजुअल मंथली मिलेगा। अस्योर्ड पे आउट आपको ओके एवरी मंथ में मिलेगा। ठीक है, तो आपको एक लॉम सम देगा क्योंकि इसमें आपका कंट्रीब्यूशन है। आप इंडिविजुअल पर्पस में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10% है, 10% ऑफ एमोलुमेंट्स। तो इसके लिए आफ्टर सुपरएनुएशन एक लॉम सम पेमेंट मिलेगा। ये लॉम सम पेमेंट ये अस्योर्ड पे आउट को अफेक्ट नहीं, पेंशन को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये लॉम सम पेमेंट मिलेगा। ठीक है, एक लॉम सम पेमेंट मिलेगा और बाकी आपका क्वालिफाइंग सर्विस को देखकर जो 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे का, ठीक है, यदि आप 25 ईयर्स कंप्लीट क्वालिफाइंग सर्विस है तो 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे का 50% मिलेगा। नहीं तो यदि आपका क्वालिफाइंग सर्विस लेस देन 25 ईयर्स है तो आपको प्रोपोर्शनेट, इट मींस 50% से कम मिलेगा। ठीक है, मगर एक लॉम सम पेमेंट मिलेगा। मगर कभी कंफ्यूजन नहीं होना है कि एक लॉम सम पेमेंट मिलेगा तो वो आपका पेंशन को अफेक्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं। लॉम सम पेमेंट मिलेगा प्लस आपको अस्योर्ड पे आउट मंथली, जैसे मंथली पेंशन मिलेगा। तो ये ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा है। मगर आपको जो लॉम सम पेमेंट का कैलकुलेशन क्या है, लॉम सम पेमेंट का कैलकुलेशन क्या कर दिया ना, 10%, ठीक है, ऑफ एमोलुमेंट्स। एमोलुमेंट्स मींस रिटायर्ड टाइम में जो सुपरएनुएशन टाइम में बेसिक पे है और डीए है। ठीक है, एमोलुमेंट्स इसको बोलते हैं। ये जो एमोलुमेंट्स हम लेंगे ना, ये बेसिकली एट द टाइम ऑफ सुपरएनुएशन, सुपरएनुएशन टाइम में आपका जो बेसिक पे है और उसके जो उस समय जो डीए है, ठीक है, इनटू एक एल ले जाएंगे। एल क्या है, जितना क्वालिफाइंग सर्विस है उसको हाफ ईयर में कन्वर्ट कर दो। ओके, क्वालिफाइंग सर्विस को हाफ ईयरली कन्वर्ट कर दो। इसको थोड़ा मैं यहां पर आरो मार्क करके दे दिया कि जो क्वालिफाइंग सर्विस है इसको हाफ ईयर में कन्वर्ट कर दो। ओके, हाफ ईयर्स में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आ गया। 10% ऑफ एमोलुमेंट्स, एमोलुमेंट्स मींस एट द टाइम ऑफ सुपरएनुएशन बेसिक पे और उसी टाइम में जो डीए है, इनटू एल मींस जितना क्वालिफाइंग सर्विस है। सपोज आपका क्वालिफाइंग सर्विस 26 ईयर्स है तो ये 52 हाफ ईयर्स हो जाएगा। कि आपका क्वालिफाइंग सर्विस 27 ईयर्स है तो ये 54 हाफ ईयर्स हो जाएगा। ओके, तो 10% ऑफ एमोलुमेंट्स इनटू एल, एल मींस जितना क्वालिफाइंग सर्विस है उसको हाफ ईयर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इट इज 10% ऑफ, ठीक है, 10% ऑफ एमोलुमेंट्स। ओके, एंड इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय द, ओके, इट मस्ट बी 6 मंथ्स क्वालिफाइंग सर्विस। 6 मंथ्स क्वालिफाइंग सर्विस, जितना क्वालिफाइंग सर्विस है उसको हाफ ईयर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, चलो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कॉर्पस के ऊपर पूछा है। द कॉर्पस अंडर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम विल कंप्राइज ऑफ डैश। कॉर्पस कितना फंड्स है? 1 फंड, 2 फंड्स, 3 फंड्स, 4 फंड्स। एक्चुअली 2 फंड्स है। मैं 2 फंड्स को मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। एक इंडिविजुअल कॉर्पस फंड है, ठीक है, इंडिविजुअल कॉर्पस ये एक फंड है। इसमें 10% आता है एम्प्लॉय का और उसमें 10% आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल कॉर्पस क्लियर है। इंडिविजुअल कॉर्पस में 10% एम्प्लॉय प्लस 10% गवर्नमेंट, बेसिक पे प्लस जो आपका बेसिक पे डीए है उसके ऊपर। अभी भी हमारा एनपीएस में हमारा कंट्रीब्यूशन 10% है और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 14% है। मगर इंडिविजुअल कॉर्पस में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10% है और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 10% है। दोनों क्रेडिट होगा इंडिविजुअल कॉर्पस में। क्लियर। और एक फंड है, एक है पूल कॉर्पस है। पूल कॉर्पस में ये जो पूल कॉर्पस में इसमें जो है
गवर्नमेंट एडिशनल 8.5% ओनली गवर्नमेंट का रहेगा इसमें, ओनली गवर्नमेंट का। ये एडिशनल 8.5% है गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि ये अश्योर्ड पे आउट को सपोर्ट करने के लिए ये पूल कॉर्पस है, जो ओनली गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहेगा एडिशनल 8.5%। तो इंडिविजुअल कॉर्पस में गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 10% रहेगा और पूल कॉर्पस में गवर्नमेंट का एडिशनल कंट्रीब्यूशन 8.5% रहेगा, ठीक है। मगर पूल कॉर्पस में ओनली गवर्नमेंट। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है। दो प्रकार का फंड है, एक इंडिविजुअल कॉर्पस फंड, पूल कॉर्पस फंड। इंडिविजुअल कॉर्पस फंड में एम्प्लॉय का 10%, गवर्नमेंट का 10%, और पूल कॉर्पस में गवर्नमेंट का ओनली 8.5% रहेगा एडिशनल, जो अश्योर्ड पे आउट को सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ओवरऑल हम देखेंगे दोनों फंड को हम ऐड कर देंगे। एक्चुअली गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 18.5% है, क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 10% है इंडिविजुअल कॉर्पस में और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 8.5% है पूल कॉर्पस में, और पूल कॉर्पस में एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्लियर? क्लियर हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हम देखेंगे। व्हिच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट वन, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट, ए लॉम सम पेमेंट विल बी अलाउड ऑन सुपरएनुएशन। अभी इसके ऊपर हम एक एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं। 10% ऑफ मंथली एमोलुमेंट्स, बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयरली क्वालिफाइंग सर्विस। ईयरली ये गलत है, हाफ ईयरली, क्योंकि उसका फॉर्मूला में बोल चुका था कि ये कंप्लीटेड ईयरली दिया है, ईयरली नहीं है, ये हाफ ईयरली होगा, क्योंकि मैं बोला था कि 10% ऑफ एमोलुमेंट्स जो रिटायरमेंट टाइम में बेसिक पे और जो डीए है रिटायरमेंट टाइम में, सुपरएनुएशन टाइम में, इनटू एल। एल मींस ये हाफ ईयरली, ओके, हाफ ईयरली क्वालिफाइंग सर्विस। तो आपका क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स है, तो एल कितना होगा? 50 हाफ ईयर्स, 50 हाफ ईयर्स। मगर यहां पर ईयरली दे दिया तो ये गलत है, ईयरली नहीं हाफ ईयरली, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट एक्चुअली रॉन्ग है, ठीक है, यही रॉन्ग है, ईयरली नहीं, ये हाफ ईयरली होगा। यहां पे मैं लिख दिया ये हाफ ईयरली क्वालिफाइंग सर्विस, ठीक है, यही पर रॉन्ग है। नेक्स्ट वन, लॉम सम पेमेंट विल नॉट अफेक्ट द क्वांटम ऑफ अश्योर्ड पे आउट। ये ठीक है, आपको एक लॉम सम पेमेंट मिलेगा। लॉम सम पेमेंट क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन 10% है, तो ओल्ड पेंशन में आपको मालूम होगा जो आपका कंट्रीब्यूशन था विथ इंटरेस्ट गवर्नमेंट पूरा रिटर्न कर देता था। मगर अभी जो आप 10% कंट्रीब्यूशन है, गवर्नमेंट आपको पूरा रिटर्न नहीं करेगा, मगर एक आपको लॉम सम पेमेंट देगा, ठीक है। और इसमें वो आपका अश्योर्ड पे आउट को अफेक्ट नहीं करेगा, ये ठीक है। इंडिविजुअल कॉर्पस कंप्राइज ओनली एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ये गलत है। इंडिविजुअल कॉर्पस में दोनों का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय का है और प्लस गवर्नमेंट का है। एम्प्लॉय का 10% है और गवर्नमेंट का भी 10% है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ओनली कंप्राइज ओनली एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, इन केस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट आफ्टर ए मिनिमम 25 years of qualifying service, assured payout will commence from the date of retirement। ये गलत है। मैं आपको बोला था वॉलंटरी रिटायरमेंट केस में, वीआर केस में, मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 25 years होना चाहिए। लेस देन मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 25 years से कम होगा तो आपको यूपीएस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये तो दे दिया, मगर आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट आप ले लिया, मगर आपका जो अश्योर्ड पे आउट मिलेगा वो फ्रॉम द डेट ऑफ सुपरएनुएशन मिलेगा। कब से मिलेगा? फ्रॉम द डेट ऑफ सुपरएनुएशन। जिस डेट में आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया उसी डेट से आपको अश्योर्ड पे आउट नहीं मिलेगा। फ्रॉम द डेट ऑफ सुपरएनुएशन पहले आप ले जाओ, मगर फ्रॉम द डेट ऑफ सुपरएनुएशन आपको अश्योर्ड पे आउट मिलेगा। तो इसमें आप देख लीजिए, वो इनकरेक्ट पूछा है, ओनली स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, बाकी सभी इनकरेक्ट है। तो 1, 3, 4, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। देखिए इनकरेक्ट पूछा है, तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट वन, जो लॉम सम पेमेंट अश्योर्ड पे आउट को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। देखिए ये आजकल का पैटर्न है, इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको कंटेंट के ऊपर आपका कमांडिंग है तो आप इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 को चलेंगे। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एम्प्लॉय एंड द गवर्नमेंट इन द इंडिविजुअल कॉर्पस। इंडिविजुअल कॉर्पस में दोनों का कंट्रीब्यूशन है,
तो दोनों का मीन्स मैं बता चुका हूं, एम्प्लॉय का 10% रहेगा इंडिविजुअल पर्पस में, प्लस गवर्नमेंट का रहेगा 10%। ठीक है, इंडिविजुअल पर्पस का सिंबल आईसी है, क्लियर? तो 10% ईच, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 को चलेंगे। अच्छा, अंडर पूल कर्पस, ये एक सेकेंड फंड है। अंडर पूल कर्पस ऑफ यूपीएस, सेंट्रल गवर्नमेंट shall provide an additional contribution of an estimated dash of basic pay plus dearness allowance of all। मैं बोला था पूल कर्पस में एक एडिशनल कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का है, वो 8.5% है। ये ओनली गवर्नमेंट का है एडिशनल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, क्लियर? तो इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट? इसमें क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो ऑप्शन सी है। ठीक है, तो जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन रहेगा गवर्नमेंट का पूल कर्पस में, वो 8.5% रहेगा। ठीक है, ओनली गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहेगा पूल कर्पस में। इट इज एडिशनल सपोर्ट फॉर अश्योर्ड पेंशन। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, करेक्ट व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट वन। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट को देखेंगे। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12। फर्स्ट स्टेटमेंट, द एम्प्लॉई कैन एक्सरसाइज इन्वेस्टमेंट चॉइसेस फॉर द इंडिविजुअल पर्पस एंड पूल पर्पस बोथ। इसमें ये गलत है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट चॉइस ओनली इंडिविजुअल पर्पस के लिए रहेगा, पूल पर्पस के लिए नहीं रहेगा। क्योंकि पूल पर्पस है गवर्नमेंट का, ओनली गवर्नमेंट का एक एडिशनल कंट्रीब्यूशन है। तो ओनली गवर्नमेंट हैज सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट हैज सोल पावर टू चूज द इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ऑफ द पूल पर्पस। इंडिविजुअल पर्पस में आप आपका इन्वेस्टमेंट चॉइस दे सकते हो। यदि आप इन्वेस्टमेंट चॉइस नहीं दोगे तो वो डिफॉल्ट पैटर्न में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत है। वो दिया है कि एम्प्लॉय का चॉइस रहेगा, एक्सरसाइज कर सकता है दोनों फंड में, वो उसका ऑप्शन दे सकता है, ऐसा नहीं। ओनली इंडिविजुअल पर्पस में, इंडिविजुअल पर्पस में जो एम्प्लॉय का 10% शेयर होता है और गवर्नमेंट का 10% शेयर होता है, उसी में ही ओनली द एम्प्लॉय हैज पावर टू चूज द इन्वेस्टमेंट चॉइस। जो पूल पर्पस होता है, ओनली गवर्नमेंट का जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन 8.5% है, गवर्नमेंट ओनली डिसाइड करेगा वो कहां पर इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट वन गलत है। सेकेंड वन, द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस फॉर द पूल पर्पस बिल्ड थ्रू द एडिशनल सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशंस विल सोलली रेस्ट विद सेंट्रल गवर्नमेंट। ये ठीक है, क्योंकि पूल पर्पस में जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 8.5% होता है, ओनली गवर्नमेंट का सोल पावर है। ठीक है, वो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट चॉइस करेगा, वो इट इज मेनली डिपेंड अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, राइट? थर्ड, तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। इफ एन एम्प्लॉई डज नॉट एक्सरसाइज एन इन्वेस्टमेंट चॉइस ऑन इंडिविजुअल पर्पस, द डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट विल अप्लाई। ये करेक्ट है, क्योंकि इंडिविजुअल पर्पस को हम सिंबॉलिकली आईसी बोलते हैं। इसमें आपका चॉइस रहेगा, इन्वेस्टमेंट चॉइस रहेगा। इसमें आपका एम्प्लॉय का 10% है, गवर्नमेंट का 10% है कि नहीं? इसमें चॉइस रहेगा। यदि आप कुछ चॉइस नहीं देते हो तो वो डिफॉल्ट पैटर्न में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, डिफॉल्ट पैटर्न में इन्वेस्टमेंट होगा। और डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्चुअली डिटरमाइंड बाय द PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये जो डिफॉल्ट पैटर्न है, ठीक है, इसके ऊपर जो डिसीजन लेगा वो PFRDA लेगा, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। वो डिटरमाइन करता है टाइम टू टाइम। तो इंडिविजुअल पर्पस में आपका चॉइस है, आप चॉइस नहीं दोगे तो वो डिफॉल्ट पैटर्न को चला जाएगा। और डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्चुअली डिटरमाइन करता है PFRDA टाइम टू टाइम। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन 1 जो है वो इनकरेक्ट है, अदर 2 ऑप्शंस आर करेक्ट वन। ठीक है, तो इट मींस करेक्ट पूछा है, मींस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 बोथ आर करेक्ट वन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है बेंचमार्क कॉर्पस के ऊपर क्वेश्चन है। ए बेंचमार्क कॉर्पस वैल्यू शैल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ। एक बेंचमार्क कॉर्पस एक्चुअली गवर्नमेंट लेगा, तो आपका सभी समय जो इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू
बेंचमार्क कॉर्पस के साथ समान होना चाहिए। तो उसमें कुछ ऑप्शंस है। बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू शैल बी कंप्यूटेड कैसे, आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो रेगुलर होगा, रेगुलरली, एक्चुअली योर कंट्रीब्यूशन शुड बी क्रेडिटेड रेगुलरली, ठीक है। तो फर्स्ट वन, योर कंट्रीब्यूशन शुड बी क्रेडिटेड रेगुलरली। सेकेंड वन, यदि आपका कुछ कंट्रीब्यूशन मिसिंग हो जाता है तब उस केस में पीएफआरडीए ने एक एवरेज बेसिस में एक वैल्यू लेगा, बेंचमार्क कॉर्पस का एक जो वैल्यू लेगा वो एवरेज बेसिस में लेगा। कब, जब आपका मिसिंग कंट्रीब्यूशन होगा, आपका क्रेडिट मिसिंग होगा, तब उस केस में पीएफआरडीए वो एक अप्रोप्रिएट वैल्यू लेगा, बेंचमार्क कॉर्पस वो एक अप्रोप्रिएट वैल्यू लेगा। थर्ड वन, जो इन्वेस्टमेंट होगा वो, जो बेंचमार्क कॉर्पस का जो इन्वेस्टमेंट है वो जो पीएफआरडीए डिटरमाइन करता है वो डिफॉल्ट पैटर्न में वो कंप्यूट करेगा, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट एक्चुअली करेक्ट है, ट्रू है। यहां पर दिया है ऑप्शन 1, 2 and 3 आर ट्रू वन, ओनली 1 and 2 आर ट्रू वन, ओनली 3 इज फॉल्स वन, 2 and 3 फॉल्स वन, मगर ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको याद रखना है बेंचमार्क कॉर्पस का जो वैल्यू है आपका इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू है, आईसी का वैल्यू है, क्योंकि आईसी में आपका कंट्रीब्यूशन है 10% है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और 10% है गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, है कि नहीं, इंडिविजुअल कॉर्पस में। और इसका यदि आप डिफॉल्ट पैटर्न में इन्वेस्टमेंट होता है, मैं मेरा प्रीवियस वीडियो में बोला था, तब इंडिविजुअल कॉर्पस का जो वैल्यू है वो बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू के साथ समान होगा, वैल्यू यूनिट्स। याद रखिए, यदि डिफॉल्ट पैटर्न में इन्वेस्टमेंट होता है, आपका इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू और यूनिट्स बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू और यूनिट्स के साथ समान होगा, ठीक है। और बेंचमार्क कॉर्पस सभी समय डिफॉल्ट पैटर्न में एक्चुअली कैलकुलेट होता है, और उसमें आपका रिसिप्ट एक्चुअली आप जो कंट्रीब्यूट कर रहे हो वो रेगुलरली होना चाहिए। यदि कुछ मिसिंग होता है कंट्रीब्यूशंस में तो पीएफआरडीए ने एक अप्रोप्रिएट वैल्यू बोलेगा बेंचमार्क कॉर्पस को, ठीक है। और इसमें आपका जो यहां पर ऑप्शन ए, यहां पर याद आपको दे देता हूं, डिफॉल्ट पैटर्न को थोड़ा अंडरलाइन किया। इस केस में सभी समय आपका इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू के साथ समान होगा, याद रखिए डिफॉल्ट पैटर्न में। यदि आप, इसमें और एक चीज बता देता हूं, यदि आप इन्वेस्टमेंट चॉइस लोगे, इन्वेस्टमेंट चॉइस इंडिविजुअल कॉर्पस में आप लोगे तो कभी कभी वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ बेंचमार्क कॉर्पस की वैल्यू ऑफ, और वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस लेस देन वैल्यू ऑफ बेंचमार्क कॉर्पस, ऐसे हो सकता है। हैव यू क्लियर अंडरस्टूड और नॉट? बट डिफॉल्ट पैटर्न में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ऑलवेज आपका इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू के साथ समान होगा। और बेंचमार्क कॉर्पस में जो अज्यूम किया है पीएफआरडीए, जो गवर्नमेंट अभी नोटिफिकेशन दिया है, वो क्लियरली बोला है कि बेंचमार्क कॉर्पस का जो इन्वेस्टमेंट है वो डिफॉल्ट पैटर्न में कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो ये तीनों करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द वेरी इजी वन, द यूनिफाइड पेंशन स्कीम विल बी ऑपरेशनल फ्रॉम, अभी गवर्नमेंट गेजेट नोटिफिकेशन में डिक्लेयर किया गया है कि 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस ऑपरेशनल होगा, 1 अप्रैल 2025। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, assured payout under UPS shall not be available to the central government employees. assured payout under UPS shall not be available, कब अवेलेबल नहीं होगा? इन केस ऑफ एन एम्प्लॉइज सुपरएनुएटिंग बिफोर क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 10 ईयर्स, ये ठीक है। यदि आपका क्वालिफाइंग सर्विस 10 ईयर्स नहीं हुआ है और आपका सुपरएनुएशन रिटायरमेंट हो जाता है तो आपको यूपीएस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको यूपीएस बेनिफिट के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 10 ईयर्स होना चाहिए। यदि 10 ईयर से कम है आपको यूपीएस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और वही दिया है, ठीक है। और इनके सब रिमूवल और डिसमिसल, यस मैं बोल चुका हूं, मेजर पेनल्टी लगता है लाइक रिमूवल डिसमिसल, तब आपको यूपीएस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इनके सब रेजिग्नेशन टाइम आप रिजाइन कर देते हो जॉब से, तभी यूपीएस का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो तीनों केस में आपको यूपीएस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को हम डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। जो गलत स्टेटमेंट है उसको डिटेक्ट करेंगे। स्टेटमेंट 1, डियरनेस रिलीफ शैल बी अवेलेबल ऑन द अस्योर्ड पे आउट एंड फैमिली पे आउट। यस, दोनों में आपको फैमिली पेंशन हो कि आपका जो नॉर्मल पेंशन हो, उस दोनों में डियरनेस रिलीफ मिलेगा, ठीक है। डियरनेस रिलीफ मिलेगा क्योंकि अभी आपको मिनिमम जो है, मिनिमम आपको 10,000 प्लस उसके ऊपर डियर, ये मिनिमम है, ये मिनिमम अस्योर्ड पे आउट मिलेगा, ठीक है कि नहीं। मगर यदि आप पार्शियल विथड्रॉल कर देते हो, इंडिविजुअल पर्पस से आप पार्शियल विथड्रॉल कर देते हो, कुछ क्रेडिट मिसिंग होता है, तब उस केस में जो अस्योर्ड पे आउट होगा वो 10,000 से कम होगा और वही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सपोज पार्शियल विथड्रॉल, याद रखिए, आप पार्शियल विथड्रॉल कर दिया, पार्शियल विथड्रॉल कर दिया, इस केस में सपोज आपका अस्योर्ड पे आउट 8,000 फिक्स हो रहा है और उसके ऊपर डीआर, ये कभी 10,000 को नहीं जाएगा, ठीक है। ये वही 8,000 डियरनेस रिलीफ मिलेगा क्योंकि आप पार्शियल विथड्रॉल कर चुके हो। यदि कुछ कंडीशन ऐसा है, सपोज आप कुछ पार्शियल विथड्रॉल नहीं किया, ठीक है, तो इस केस में आपका सपोज अस्योर्ड पे आउट 9,000 है, नो पार्शियल विथड्रॉल, नो पार्शियल विथड्रॉल, और इस केस में सपोज आपका ये अस्योर्ड पे आउट होता है तो ये नहीं होगा, तो मिनिमम 10,000 और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। डियरनेस रिलीफ विल बी वर्कड आउट इन द सेम मैनर एज डियरनेस अलाउंस एप्लीकेबल टू द सर्विंग एम्प्लॉइज, ये ठीक है। तो अभी जो नोटिफिकेशन आया उसमें क्लियरली मेंशन किया गया कि डियरनेस रिलीफ डियरनेस अलाउंस के साथ, डियरनेस अलाउंस जब हम सर्विस में है, हमको 2 बार डियरनेस अलाउंस 6 मंथ, एवरी 6 मंथ में हमको डियरनेस अलाउंस मिलता है, ठीक है। तो एज यूजुअल आपका डियरनेस रिलीफ डियरनेस अलाउंस के साथ समान रहेगा। थर्ड स्टेटमेंट ये है, द डियरनेस रिलीफ में बी लेस देन द डियरनेस अलाउंस, ये कभी नहीं होगा क्योंकि क्लियरली मेंशन है कि आपका जो डियरनेस रिलीफ, ठीक है, डियरनेस रिलीफ वो डियरनेस अलाउंस के साथ सभी समय इक्विवेलेंट होगा। तो थर्ड स्टेटमेंट ओनली इनकरेक्ट है, तो ओनली 3 मीन्स ओनली थर्ड स्टेटमेंट गलत है, मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, जो बेंचमार्क corpus under the UPS is a corpus value accrued through a default pattern of investment as defined by dash from time to time। एक बेंचमार्क कॉर्पस है, मैं अभी बताया था, बेंचमार्क कॉर्पस में 3 अजम्पशंस है, ओके। एक है रेगुलर कंट्रीब्यूशन है, रेगुलर क्रेडिट, यदि क्रेडिट मिसिंग है, यदि सेकेंड वन क्रेडिट मिसिंग है, तब वहां पर जो बेंचमार्क कॉर्पस जो डिफाइन होगा वो एक्चुअली एक अप्रोप्रिएट वैल्यू के हिसाब से होगा। थर्ड वन डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये 3 अजम्पशन है, ठीक है। तो उसको कौन डिटरमाइन करता है? PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ओके। तो बेंचमार्क कॉर्पस में आपको बताया था, बेंचमार्क कॉर्पस में डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपका बेसिकली PFRDA वो उसको डिटरमाइन करता है टाइम टू टाइम, क्लियर। और ये सब नहीं है, जैसे पेंशन फंड मैनेजर्स PFMA से अन्नुइटी, सपोज अन्नुइटी सर्विस प्रोवाइडर्स ASP, अन्नुइटी सर्विस प्रोवाइडर्स, NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिवीजन लिमिटेड, ये सब नहीं है, PFRDA है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। वो एक्चुअली बेंचमार्क कॉर्पस को, बेंचमार्क कॉर्पस का सिंबल BC है, बेंचमार्क कॉर्पस का जो वैल्यू है वो डिटरमाइन करता है, ठीक है। और डिफॉल्ट एक्चुअली बेंचमार्क कॉर्पस को जो वो कंप्यूट करता है वो डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कंप्यूट करता है, उसका वैल्यू और यूनिट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, हु विल डिटरमाइन द क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ द एम्प्लॉय अंडर द UPS। आपका क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए, तो क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से आपको लॉमसम पेमेंट मिलेगा, क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से आपका अस्योर्ड पे आउट डिटरमाइन होगा। जैसे मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर से, तो आपका फुल अस्योर्ड पे आउट जो है 50% ऑफ
12 months एवरेज बेसिक पे बिफोर प्रायर टू द सुपरएनुएशन ना, वो है। मगर यदि आपका क्वालिफाइंग सर्विस लेस देन 25 ईयर से, तो आपको प्रोपोर्शनेट पे मिलेगा। और मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस कितना होना चाहिए यूपीएस का बेनिफिट लेने के लिए? मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 10 ईयर्स होना चाहिए। तो ये क्वालिफाइंग सर्विस कौन डिटरमाइन करेगा? हेड ऑफ डिपार्टमेंट, कंट्रोलिंग ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ ऑफिस वेयर ही इज एम्प्लॉयड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हो सुपरएनुएशन टाइम में, ठीक है, आपका सुपरएनुएशन टाइम में जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हो वही हेड ऑफ द ऑफिस वो उसको एक्चुअली आपका क्वालिफाइंग सर्विस को कैलकुलेट करके डाटा दे देगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें देखिए ऑप्शन दिया है 3 स्टेटमेंट से। यहां पर हम देखेंगे कोई करेक्ट है, इनकरेक्ट है, ये सब है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। स्टेटमेंट 1, एनपीएस इज ए फंड बेस्ड पे आउट सिस्टम which relies on the regular and timely accumulation and investment of applicable contributions। जो फंड बेस नहीं है एनपीएस, जो एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन है, याद रखिए ये एनपीएस नहीं है, ये एक्चुअली होना चाहिए यूपीएस होना चाहिए। यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक फंड बेस है, क्योंकि 2 टाइप ऑफ फंड्स है, एक इंडिविजुअल पर्पस फंड है और एक पूल पर्पस फंड है, मैं बता चुका हूं। तो एनपीएस एक फंड बेस नहीं है, यूपीएस एक फंड बेस सिस्टम है, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गलत है। सेकेंड वन, यूपीएस इज ए मार्केट लिंक्ड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन। जब डिफाइंड कंट्रीब्यूशन आता है वो एनपीएस, ठीक है, वो एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन है, तो ये गलत है। द प्रोविजंस ऑफ यूपीएस विल नॉट बी एप्लीकेबल टू पास्ट रिटायरीज ऑफ एनपीएस हु हैव सुपरएनुएटेड बिफोर द डेट ऑफ ऑपरेशनलाइजिंग ऑफ यूपीएस। ये भी गलत है। अभी गेजेट में क्लियरली मेंशन है कि जिनका एनपीएस था और यूपीएस का ऑपरेशनल के पहले उनका सुपरएनुएशन रिटायरमेंट हो रहा है, उनको भी यदि वो यूपीएस ऑप्शन चूज करते हैं उनको भी यूपीएस का बेनिफिट मिलेगा। तो उसको पीएफआरडीए ने यदि वो एनपीएस से विथड्रॉल किए हैं उसको एडजस्ट करेगा और एडजस्ट करके उनको एक टॉप अप अमाउंट एश्योर्ड पे आउट के आकार में देगा। मगर याद रखिए जिनका एनपीएस था और यूपीएस का ऑपरेशनल के पहले उनका रिटायरमेंट हो रहा है और यदि वो यूपीएस ऑप्शन को चूज करते हैं तो उस केस में पीएफआरडीए ने उनको एक टॉप अप अमाउंट देगा, क्योंकि वो हम जानते हैं कि एनपीएस में 60% हम मैक्सिमम 60% हम विथड्रॉल करेंगे और 40% हम एन्युटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। यदि वो विथड्रॉल कर चुके हैं तो उसको एडजस्ट करेगा पीएफआरडीए और बाकी एक टॉप अप अमाउंट उनको एश्योर्ड पे आउट के आकार में देगा। मगर रिटायर्ड एम्प्लॉइज के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट एक्चुअली रॉन्ग है। तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है मींस आप देख लीजिए ऑप्शन ए 1, 2 और 3 आर इनकरेक्ट 1, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपको ये ट्रिकी है, एक एक क्वेश्चन को आप एनालाइज करना है और जैसे मैं क्रॉस दिया, ठीक है, तो तीनों गलत है। तो इसमें ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1, 2 और 3 आर इनकरेक्ट 1, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, यहां पर एक कैलकुलेशन दिया है बेसिक पे आज ऑन द डेट ऑफ सुपरएनुएशन और आज ऑन द डेट ऑफ सुपरएनुएशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट और रिटायरमेंट अंडर एफआर 56 90,000 दिया है बेसिक पे। डियरनेस अलाउंस जो डीए है 50% है, क्वालिफाइंग सर्विस 27 ईयर्स है। तो यहां पर एक लॉम सम अमाउंट को हम कैलकुलेट करेंगे। मैं एक लॉम सम अमाउंट का फॉर्मूला बोला था, लॉम सम अमाउंट का फॉर्मूला यही है कि 10% ऑफ रिटायरमेंट टाइम में जो बेसिक पे है और उसके ऊपर डीए और इनटू एल मींस इसको क्या करेंगे ना, जो क्वालिफाइंग सर्विस है उसको हाफ ईयर में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहां पर आप कैलकुलेट कर लीजिए 10% बेसिक पे 90,000, उसके ऊपर डीए 50% है मींस 90,000 का 50% कितना हो जाएगा 45,000, ठीक है। ये हो गया इंटू एल एल जो है यहां पर 54 हो जाएगा, क्योंकि एल यहां पर आपका जो क्वालिफाइंग सर्विस है 27 ईयर्स, तो 54 हाफ ईयर्स, ठीक है। आप अभी कैलकुलेट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 10% ऑफ 90,000 प्लस 45,000 1,35,000, ठीक है,
इंटू 54, इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, क्लियर। तो 10% ऑफ एमोलुमेंट्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इंटू एल मीन्स क्वालिफाइंग सर्विस को आप हाफ ईयर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। यहां पर 10% बेसिक पे प्लस डीए हो गया 1,35,000, और उसका 10% कितना होगा, उसका 10% हो जाएगा 13,500, उसका 10% हो जाएगा 13,500 इंटू 27, क्वालिफाइंग सर्विस 27 ईयर्स मीन्स 54 हाफ ईयर्स। इसको देखेंगे तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फॉर्मूला याद रहा, बहुत इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी एक कंप्यूटेशन के ऊपर दिया है। मैं कुछ कंडीशंस आपको बोला था, पहले आप देख लीजिए मेरा प्रीवियस वीडियो में। यहां पर दे दिया, देखिए 12 मंथली एवरेज बेसिक पे बिफोर सुपरएनुएशन ₹90,000 है। ये 12 मंथली एवरेज बेसिक पे, क्योंकि अभी यूपीएस में ये सुपरएनुएशन में आपका रिटायरमेंट हो रहा है, तो जस्ट प्रायर टू द सुपरएनुएशन हम 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे को कैलकुलेट करेंगे। क्वालिफाइंग सर्विस 26 ईयर्स है, तो क्वालिफाइंग सर्विस 26 मीन्स आपको याद रखना है क्वालिफाइंग सर्विस 25 एंड मोर, ठीक है, तब आपको फुल अश्योर्ड पे आउट माने 50% मिलेगा, ठीक है। और यहां पर ऑल कंट्रीब्यूशन जो है क्रेडिटेड रेगुलरली, ये एक ऑप्शन है। डिफॉल्ट पैटर्न है, इन्वेस्टमेंट है, और नो पार्शियल विथड्रॉल। देखिए कंडीशंस, ये 5 कंडीशंस बता दिया, तो याद रखिए। फर्स्ट वन जो 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे दे दिया, क्वालिफाइंग सर्विस दे दिया, क्रेडिट जो कंट्रीब्यूशन हुआ है वो रेगुलर हुआ है, डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई इन्वेस्टमेंट चॉइस नहीं लिया, जो इंडिविजुअल पर्पस फंड था, जो आपका 10% गवर्नमेंट का 10% था, उसमें आप कोई इन्वेस्टमेंट चॉइस नहीं दिया, वो इंडिविजुअल डिफॉल्ट पैटर्न में चला गया, और आप कोई भी पार्शियल विथड्रॉल नहीं किया, ठीक है। तो डिफॉल्ट पैटर्न मींस यहां पर देखिए इंडिविजुअल पर्पस का वैल्यू और यूनिट्स दिया है, और बेंचमार्क पर्पस का वैल्यू और यूनिट्स दिया है। मैं बताया था कि यदि डिफॉल्ट पैटर्न होता है तब इंडिविजुअल पर्पस का वैल्यू और यूनिट्स बेंचमार्क पर्पस का वैल्यू और यूनिट्स के साथ समान होगा, इसमें कोई डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना बड़ा फॉर्मूला को मत जाइए। आप यहां पर देख लीजिए, एक बड़ा फॉर्मूला मैं बताऊंगा, मगर यहां पर आप देख लीजिए 26 ईयर्स है क्वालिफाइंग सर्विस, तो 25 ईयर्स एंड मोर मीन्स आपको कितना मिलेगा, 50% ऑफ 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे, 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे सीधा आप निकाल दीजिए, क्योंकि अदर कंडीशंस बढ़िया है। अदर कंडीशंस क्या है, आप पार्शियल विथड्रॉल नहीं किया, आप क्रेडिट, आपका जो कंट्रीब्यूशन है रेगुलरली क्रेडिट हुआ है, मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स हुआ है, 25 ईयर्स एंड मोर मींस 50% लेना है, बाकी आपका डिफॉल्ट पैटर्न है। तो 5 कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 कंडीशंस में बता देता हूं। फर्स्ट वन 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे, ये कंडीशन है। आपका क्वालिफाइंग सर्विस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर दे दिया 25 ईयर्स एंड मोर, क्रेडिट रेगुलरली। नेक्स्ट वन आपका डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट डीआई, और नो विथड्रॉल्स, कुछ पार्शियल विथड्रॉल्स नहीं किया, क्योंकि आपका इंडिविजुअल पर्पस जो है, जो आपका 10% और गवर्नमेंट का 10%, उसमें आप विथड्रॉल कर सकते हो, नो विथड्रॉल्स। ये 5 कंडीशन है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स एंड मोर है, तो जितना 12 मंथ्स का एवरेज बेसिक पे उसका 50% ले जाओ, ठीक है। तो यहां पर आपको आंसर मिल गया, इसका 50% कितना है, 45,000, और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ, यही है आपका अश्योर्ड पे आउट, यही फुल अश्योर्ड पे आउट है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं। तो 5 कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 कंडीशंस में और एक बार बता देता हूं। यहां पर जैसे आपका 12 मंथली एवरेज बेसिक पे क्वालिफाइंग सर्विस दे दिया, 25 ईयर्स, मिनिमम 25 ईयर्स एंड मोर, 26, 27, 28 होने से भी आपको वही 50% मिलेगा, 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे का 50% मिलेगा। क्रेडिट रेगुलरली है, डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, नो विथड्रॉल्स, ये कंडीशन है, तो आपको फुल अश्योर्ड पे आउट मिलेगा, और फुल अश्योर्ड पे आउट मिलेगा, और सीधा वो 50% ऑफ 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे, और उसके ऊपर डीआर, ठीक है। क्लियर। इसका एक फॉर्मूला है कि आप याद रखिए,
ये फॉर्मूला है P/2। P मीन्स क्या है, मैं बोला था P मीन्स ये जो 90,000 है 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे, उसका सिंबल P है, इंटू Q/300। Q क्या है ना, जो 26 ईयर्स है इसको मंथ में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। और मैक्सिमम इसका 300, जैसे 26 ईयर्स है तो आपका मंथ हो जाएगा 312, मगर इसका मैक्सिमम होगा 300 मंथ्स, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो क्यू है जो क्वालिफाइंग सर्विस है ईयरली, उसको कन्वर्ट कर दीजिए मंथ्स में, और ये मैक्सिमम 300 मंथ्स होगा, यहां पर लिख दिया ये मैक्सिमम 300 मंथ्स होगा, इनटू इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू बाय बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू, ये फॉर्मूला है, ठीक है। P मीन्स 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे बाय 2 इंटू Q/300। Q मीन्स क्वालिफाइंग सर्विस को कन्वर्ट कर दीजिए मंथ्स में, और मैक्सिमम 300 लेना है, क्योंकि 25 ईयर से ज्यादा है, 26, 27, 28 आपका क्वालिफाइंग सर्विस है, वही 50% आपको मिलेगा, ठीक है कि नहीं। इंटू IC/BC, डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू के साथ समान होगा, तो इसमें समान है, तो ये कैंसिल, दोनों कैंसिल हो, क्योंकि इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू के साथ समान है। यहां पर 26 ईयर्स है, तो ये क्यू का वैल्यू मैक्सिमम 300 होगा, ये भी कैंसिल हो गया, तो सीधा P/2 50% सीधा डायरेक्टली निकाल दीजिए, 50% ऑफ 90,000, ठीक है। तो थोड़ा मैं क्लैरिफाई किया, इसको थोड़ा देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे दे दिया, 24 ईयर से, ये यहां पर आपको प्रोपोर्शनेट में मिलेगा, क्योंकि आपका फुल अश्योर्ड पे आउट 25 ईयर्स एंड मोर, मगर यहां पर 25 क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर से कम होगा, तो प्रोपोर्शनेट के हिसाब से मिलेगा। देखेंगे हम, ऑर्डर क्रेडिटेड रेगुलरली है, डिफॉल्ट पैटर्न है, डिड नॉट मेक एनी पार्शियल विथड्रॉल्स, बढ़िया है, सब कंडीशंस फुलफिल है, और बाकी डिफॉल्ट पैटर्न है तो आपका इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यूअर यूनिट्स बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यूअर यूनिट्स के साथ समान होगा, तो आपको यहां पर मंथली अश्योर्ड पे आउट कितना मिलेगा। देखिए, आप जानते हो कि 25 ईयर्स एंड मोर 50% होता है, 25 ईयर्स एंड मोर, तो आप बेस लीजिए 25 ईयर्स, पर ईयर 2%, 24 ईयर्स में 48% हो जाएगा। ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला में बता रहा हूं, क्योंकि अदर कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, जैसे रेगुलरली क्रेडिट है, डिफॉल्ट पैटर्न है, नो विथड्रॉल्स है, ठीक है, तो मगर ओनली है क्वालिफाइंग सर्विस लेस देन 25 ईयर्स, तो आप मान लीजिए 25 ईयर्स एंड मोर, बेस 25 ईयर्स लीजिए, 50% है, पर ईयर 2%, तो 24 ईयर्स में 48%, तो आपका भी जो अश्योर्ड पे आउट फिक्स होगा वो 48% ऑफ ₹90,000 प्लस उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ, ठीक है कि नहीं। तो आप 48% देख लीजिए, ये आंसर बीट ए होगा, 43,200 उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ, क्लियर। तो ये से कंप्यूटेशन मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका यहां पर ऑप्शन दे रहा है कि 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे दे दिया, यही पर मेन प्रॉब्लम यही रहा, क्योंकि आपका क्वालिफाइंग सर्विस कम हो गया लेस देन 25 ईयर्स, तो आपको फुल अश्योर्ड पे आउट नहीं मिलेगा, प्रोपोर्शनेट पे आउट मिलेगा, मगर अदर जो कंडीशन है, रेगुलरली क्रेडिट है, डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, नो पार्शियल विथड्रॉल से, ये है, तो आप आंख बंद करके पर ईयर 2%, जितना ईयर है, सपोज यहां पर 23 ईयर से, आप सीधा कैलकुलेट कर लीजिए 46% ऑफ जो 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे, और जितना होगा प्लस उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो आज ये 22 क्वेश्चन था, और जो सेकेंड मेरा MCQ आएगा उसमें और कुछ कंप्यूटेशंस के ऊपर, और कुछ इलुस्ट्रेशन के ऊपर, और कुछ कैलकुलेशन के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। तो प्लीज माय फ्रेंड, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल, so that definitely you can get notification and you can get interesting videos, and जो लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो you just I think that you get information that what type of questions are coming nowadays. So please आज इतना ही है, thank you and namaskar to all of you, but wait for the second MCQ related to the unified pension scheme. Thank you and namaskar to all of you.